नमस्ते। मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा। दोस्तों, आज वेक्टर के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 65 सवाल है हमारे पास, उनको लगाएंगे। आइए चलते हैं, बगैर समय बर्बाद किए हुए चीजों को तेजी से करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है इन ए गिवन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज 0। आउट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स 2 आर इक्वल। ठीक है। एंड इन मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर हम कहें कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, सपोज हमने ए के बराबर कह लिया, ठीक। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर इज √2 टाइम्स ऑफ द आइदर। सही बात है, आप कह रहे वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड 1 है, वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो जो वेक्टर सी है इसका जो मैग्नीट्यूड है √2 टाइम्स ऑफ ए। बताना क्या है? द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आर गिवन बाय। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप इस इक्वेशन को देखें बेटा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। अगर हम वेक्टर सी लिखें तो क्या हो जाएगा? माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आइए इसका मैग्नीट्यूड निकालते, तो अब बड़े आराम से कह सकते हैं, होल स्क्वायर कर लिया तो अंडर रूट हट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। देखिए भाई साहब, ए और बी ए के बराबर हैं, सी किसके बराबर बेटा? √2a, तो पूरा पूरा लिखिएगा √2a का होल स्क्वायर। ये आपका ए स्क्वायर हो गया, बी की वैल्यू भी आपने ए रख ली, बी की भी वैल्यू आपने ए रख ली, तो ये किसके बराबर हो गया बेटा? 2a स्क्वायर। इधर देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आप कहेंगे सर 2a स्क्वायर कॉस थीटा बराबर ये वाला 2a स्क्वायर। जब आप इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। कॉस थीटा आपको चाहिए था, तो 0/2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कॉस 0 कब होता है बेटा? जब कॉस 90 होता है। कॉस कॉस कैंसिल हो गया तो थीटा बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब है आपको थीटा कहाँ मिला? यहाँ मिला। इसका मतलब है ए और बी के बीच का जो एंगल है वो आपका क्या है बेटा? 90 डिग्री है। तो ये आपने कहा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये आपका 90 डिग्री है, यानी इधर भी 90 होगा, होगा कि नहीं होगा? और ये जो है वो आपका सी वेक्टर होगा। लेकिन ध्यान देखिएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी इज 0, यानी साइक्लिक है, ए गया बी गया और ये आया। जब सी इस डायरेक्शन में होगा तभी आपको आइडेंटिटी मिलेगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0। अब देखिए 90 है, वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं ए और बी के, तो एंगल भी बराबर होंगे। कितना हो जाएगा बेटा? ये 90 है तो टोटल ये 90, क्योंकि 180 चाहिए, इतना आप समझते हैं, तो 45 ये हो जाएगा। आपको चाहिए था एंगल वेक्टर ए और सी के बीच में और वेक्टर बी और सी के बीच में, यानी आप समझ रहे हैं, आपको एंगल चाहिए था, किसी भी वेक्टर को निकालना है तो उसको एक्सटेंड कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, यानी ये वेक्टर का एंगल हो गया ए और सी का, इस वेक्टर की डायरेक्शन ही तो चाहिए ना, डायरेक्शन बढ़ा दीजिए, तो ये वेक्टर बी हो गया और ये वेक्टर सी हो गया, तो ये दो एंगल चाहिए थे। तो जाहिर सी बात है 180 में से 45 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 135। तो ये भी 135 हो गया और ये भी 135 हो गया, यानी कि आपके पास क्या मिल गया? 90, 135 और 135, यानी 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए कितना इमरती, कितना सीधा साधा था, बिल्कुल सिंपल था। बेसिक समझिए, आगे बढ़िए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल फोर्स इज डबल ऑफ आइदर। इक्वल फोर्स है बेटा, तो आपने कहा सर एक F1 था और एक वेक्टर F2 था हमारे पास, इक्वल हो गए तो इनका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा
उसको हमने कह दिया वो f है। रिजल्टेंट इज डबल ऑफ आइदर, तो रिजल्टेंट हमने f डैश वेक्टर कह दिया, वो उसका मैग्नीट्यूड डबल ऑफ आइदर, तो यानी कि 2f हो जाएगा, क्योंकि f1 भी f है और f2 भी f है। एंगल बताना, तो आपने कहा कि सर हमको मालूम है इश्क मासूम है, आप कह रहे हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर यानी f1 f2 का रिजल्टेंट f डैश है, इसको सॉल्व करना आपको आता है, ये हो जाएगा अंडर रूट आता है बेटा, हमने होल स्क्वायर ले लिया, इतना तो आप समझते ही होंगे बेटा, इतनी थ्योरी आपने पढ़ रखी है, ये हम मान के चल रहे हैं और इसीलिए न्यूमेरिकल लगवा रहे हैं। आपका क्या हो गया, f डैश जो है 2f है, ये f1 भी f है, f2 भी f है, 2f f cos थीटा, ये कितना हो गया बेटा 4f स्क्वायर, ये कितना हो गया 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा, इसको इससे घटा दीजिए, माइनस 2f स्क्वायर बराबर 2f स्क्वायर cos थीटा, ये क्या हो गया बेटा 2f स्क्वायर। बेटा एक एक स्टेप करके दे रहे हैं, हम जान रहे हैं आप लोग नीट वाले हैं और ऐसे कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होती है, तो इसको इससे डिवाइड कर दिया 1, तो cos 1 कब मिलता है, जब cos 0 होता है, तो काट दीजिए, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए कितना आसान है, अगर आप पढ़ते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, तो आपका काम बन जाएगा। यहां पहुंचे, आई जे के इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, तो आपको बताना था कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आइए पहले की विवेचना करते हैं। डॉट प्रोडक्ट का मतलब था इसका मैग्नीट्यूड गुणे इसका मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच का एंगल। देखो बेटा ये आई है, ये बेटा जेड एक्सिस है और इसको आप के एक्सिस समझते हैं। एक वेक्टर आई इधर है और इसी डायरेक्शन में ये है, यानी इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। काम बन गया 1 + 1 cos 0 1 होता 1, यानी कि ये चीज सही हो गई। आप क्या ढूंढ रहे हैं, रॉन्ग ढूंढ रहे हैं। आइए देखते हैं, आई क्रॉस जे क्रॉस है, तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच का एंगल। देखिए आई और जे कितना होता है बेटा 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 × 1 1 हो गया। ठीक, तो जाहिर सी बात है क्या हो गया, आपको आई क्रॉस जे 0 लिखा है, जबकि क्या मिलना चाहिए था, आपको 1 मिलना चाहिए था, यानी एक गलत है, लेकिन उत्तर आपका इस प्रश्न का जो उत्तर है वो यही सही है, क्योंकि आपको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना था। ठीक, रॉन्ग ढूंढना था बेटा, सही वाले सही हैं, वो उत्तर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है एंगल बिटवीन ए प्लस बी। अरे भाई आप फिर से ये बना लीजिए, ये चीजें वेक्टर में बहुत क्लियर होनी चाहिए। आई जे और के यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, इनकी डायरेक्शन जो है वो आई जे के से दी जाती है। कह रहे हैं कि साहब ए और बी का रिजल्ट एंगल बिटवीन ए प्लस बी, इस वेक्टर का रिजल्टेंट जो भी होगा, सपोज वेक्टर ए एक्स एक्सिस में है, वेक्टर बी वाई एक्सिस में, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ना बेटा वो कहाँ होगा, वो एक्स वाई प्लेन में ही तो होगा। और आप जानते हैं कि जो एक क्रॉस बी होता है, इसका जो रिजल्टेंट आता है वो नॉर्मल होता है, यानी ए से भी नॉर्मल होगा और बी से भी नॉर्मल होगा, यानी जो रिजल्टेंट ए क्रॉस बी आपको मिल रहा है, जिसको आप सी वेक्टर भी कह सकते हैं, ये ए से भी नॉर्मल होगा और बी से भी नॉर्मल होगा, यानी ए से भी 90 डिग्री पे होगा और बी से भी 90 डिग्री पे होगा। इनका जो भी रिजल्टेंट आ जाए उससे वो जो होगा एक्स वाई प्लेन में भी होगा। तो एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल क्या हुआ, जेड प्लेन हुआ।
यानी कि हमेशा जो है वो आपका किस डायरेक्शन में होगा, 90 डिग्री विद ए प्लस बी, यानी कि रिजल्टेंट आपका क्या हो गया बेटा, π/2 हो गया, क्योंकि ए वेक्टर बी वेक्टर जिस प्लेन में होंगे रिजल्टेंट ए प्लस बी उसी ही प्लेन में आएगा, और जो ए क्रॉस बी है उस प्लेन का हमेशा रिजल्टेंट उसका परपेंडिकुलर होगा, यानी ए से परपेंडिकुलर, बी से परपेंडिकुलर, और इनके रिजल्टेंट से भी परपेंडिकुलर होगा। चले आगे देखिए, इन्होंने कहा वेक्टर ए और वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। हमने हमेशा कहा है ऐसे सूरत हाल में आप डॉट प्रोडक्ट कर लीजिएगा। क्यों? इसलिए कि आपको मालूम है कि डॉट में कॉस होता है और आपको परपेंडिकुलर दिया गया है, cos 90 होता है और cos 90 0 होता है। तो अब आपको केवल वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट में सोती सर ने क्या सिखाया है, आई आई जे जे के, तो आई आई कर लीजिए, 5 दूनी 10, जे जे 9 -2a के ए, बस 2a को उधर ले जाइए, पॉजिटिव हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, इसलिए a की वैल्यू निकल आएगी 19/2, 2 ने 18, 1 2 पंजे 10, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चीजें आसान है, सीखते रहिए, करते रहिए और हमारे साथ आगे बने रहिए, बढ़ते रहिए। वेक्टर क्वांटिटी है भाई, वेक्टर में कोई भी क्वांटिटी होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर क्या हो जाता है, डायरेक्शन भी दे देता है। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है उसकी एक डायरेक्शन है तो वो वेक्टर कहलाएगी, अगर एक से ज्यादा होगी तो वो टेंसर में आ जाएगी। इसीलिए टेंसर जो है वो डिग्री में होता है, टेंसर 0 डिग्री यानी कि स्केलर हो गया क्योंकि मैग्नीट्यूड कोई डायरेक्शन नहीं, 1 डिग्री यानी कि वेक्टर हो गया, अगर कोई टेंसर 1 डिग्री का है तो यानी एक डायरेक्शन है तो हो गई, 2 डिग्री 3 डिग्री, अब तो n डिग्री तक के टेंसर आ रहे हैं। तो फिलहाल घबराने की बात नहीं है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सवाल बहुत अच्छा है, कह रहे हैं कि आपके पास रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर P and Q is R। ठीक है, आप देखिए ये हमारे पास अगर P वेक्टर है बेटा और ये हमारे पास Q वेक्टर है, इनके बीच का एंगल अगर थीटा है, हमको अगर इनका रिजल्टेंट चाहिए तो बड़े आराम से आप कह सकते हैं कि सर एक लॉ ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे, इसके पैरेलल इसके पैरेलल, और ये हमारे पास रिजल्टेंट R आ जाता है, और एंगल अगर हम P से निकालें रिजल्टेंट का तो अल्फा हो जाएगा। ऐसे सूरत हाल में आपने देखा भी था, निकाला भी था, खूब थ्योरी पढ़ाई है। ये इसके पैरेलल है तो ये थीटा होता है, तो ये Q वेक्टर था, तो ये कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q cos थीटा और ये हो जाएगा Q sin थीटा। तो आपने कहा जो हमारा tan अल्फा निकल रहा था, एम आई राइट, जो डायरेक्शन बता रहा था वो किसके बराबर था, Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। बहुत डिटेल में आपने इसको पढ़ा था, आप ध्यान से पढ़िए। कह रहे हैं Q को डबल कर दिया जाए तो नया जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू P हो जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट एंगल क्या था, अल्फा था, नया क्या हो जाएगा, 9 परपेंडिकुलर 90 डिग्री। कब, जब Q को 2Q कर देंगे, Q को जब 2Q कर देंगे, ये किसके बराबर होता है, 90 0 के बराबर हो जाएगा। ऐसा कीजिए, ये साइन 90 समझते हैं बेटा, अपॉन कॉस 90 कर लीजिए, अब आप बेहतर समझेंगे। बायो वाले हो ना बेटा, मैथ से दूर भागते हो, अब इसको अच्छी तरह समझ लो, खूब डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ये सवाल समझ में आ जाएगा। cos 90 1, cos 90 0,
ठीक, बहुत कठिन लग रहा था, बच्चों ने कहा था इस सवाल को डिटेल में समझा दीजिएगा जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था। तो आइडेंटिटी से 2q cos थीटा 1 के बराबर होगा और p प्लस 2 cos थीटा 0 के, ये चीज इसके बराबर होती है, तभी तो बराबर लिखे हैं, ये चीज के बराबर, यानी आपने कहा q प्लस 2q cos थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, 2q cos थीटा इज इक्वल टू, इधर ले आइए माइनस p, और जब कभी हमें cos थीटा की जरूरत पड़ेगी माइनस p अपान 2q लिख लेंगे, और जरूरत पड़ेगी क्योंकि r निकालना है। आप जानते हैं, पहचानते हैं क्या ये चीज, यहीं से आपने वेक्टर की शुरुआत की थी। r निकालना है तो स्क्वायरिंग कर लो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इतना समझते बेटा, बस cos थीटा नहीं मालूम था, वैल्यू रख दीजिए, r की वैल्यू आ जाएगी, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2pq cos थीटा हो जाएगा माइनस p अपान 2q। तो 2 से 2 काट दीजिए, q से q काट दीजिए, ये बराबर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, इट इंप्लाइज दैट कि r बराबर q के, यानी नया रिजल्टेंट q के बराबर होगा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चले आगे। तो चीजें बहुत आसान है, यही आपने थ्योरी पढ़ी थी और उसी थ्योरी पे एक अच्छा सा सवाल आपको देखने को मिल गया। न्यूमेरिकल लगाते रहिए सोती सर के साथ, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छा सवाल है, कह रहे हैं इसमें बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं वो भी बताते हैं। वेक्टर सम, वेक्टर, बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं? बच्चों ने ये सवाल बहुत पूछ देखा था कि साहब अगर मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इतना हो, तो आप फौरन कह देते थे सर हमने रट रखा है पीओक्यू परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, और आप आंख बंद करके चौथा मार के चले आते हैं और शाम तक डॉक्टर बने रहते हैं। यहां सवाल है, कह रहा है कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर है, कौन सी आइडेंटिटी ट्रू होगी? रखिए, अगर पी को हम क्यू रख देते हैं, पहली वाली पी को हम क्यू रख देते हैं, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ 2q है और यहाँ 0 है, तो ये तो संभव नहीं है। q की जगह आप 0 रख दें तो आपका ये हो जाएगा 0 वेक्टर, तो ये 0 0 ही होता है, तो आप कहेंगे p वेक्टर बराबर p वेक्टर, कॉमन, राइट। तो ये है कि अगर हम q वेक्टर की जगह 0 वेक्टर रख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि आप नाइदर p आर q इज इक्वल टू नल वेक्टर, आप नल वेक्टर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर नल वेक्टर p को रखेंगे तो आपका दिक्कत हो रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि ये वाले भी तो देखिए कि q बराबर 0 पे आप कह रहे हैं, लाइए p पे 0 रखे तो रख लीजिए, 0 वेक्टर प्लस q वेक्टर, 0 वेक्टर माइनस q वेक्टर, अगर ये 0 आ रहा है तो q वेक्टर इज इक्वल टू माइनस q वेक्टर हो रहा है, नहीं, तो ये भी गलत है। और ये तब सही है जब एंगल निकालना हो, यानी मैग्नीट्यूड दिया हो, तो बेटा कौन सा ठीक है? क्वेश्चन, इस 8वें क्वेश्चन का दूसरा ही सही है। यही बारीकियां हैं जो अक्सर आप एग्जाम में गड़बड़ कराते हैं, उसी से आपको बचना भी है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल लगाएं हर टॉपिक के। डायरेक्शन कोसाइन बहुत आसान है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, अगर हम इसको a कह दें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? बहुत आसान है, i कंपोनेंट का स्क्वायर b कंपोनेंट का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, ये हो गया 1 + 1 इज इक्वल टू √2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालना बहुत है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है, डिवाइड कर दीजिए रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड से, है राइट। इसका कंपोनेंट क्या है? 1 है,
इसका क्या है, √2 है, डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो 1/2 1/2 दो जगह मिल रहे हैं लेकिन ये नहीं मिल रहा। इसको नॉर्मलाइज कर लीजिए, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, तो ये बेटा आपका 2 हो जाएगा, यानी 1√2। तो कौन कौन सही हो गया, 1/2 1/2 1√2, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो डायरेक्शन को साइन निकालना भी है, आप सीख गए हैं। कोई वेक्टर है रिजल्टेंट निकाल के उनके कंपोनेंट को से कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करते चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला तो मैंने आपको खूब अच्छी तरह सिखाया था। क्या, अब हम शॉर्ट हैंड में चलेंगे कि भाई जब भी हमको कंपोनेंट निकालना होगा, काफी पॉपुलर है हमारी जो यूट्यूब पेज, यूट्यूब जो चैनल है फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती में, काफी डिटेल में हमने आपको सिखाया है। यहाँ न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो डायरेक्ट लगा रहे हैं। भाई जो कंपोनेंट होता है ना, इसको मान लीजिए वेक्टर ए, ठीक है, डिटेल में जाके देखिएगा, वहां बहुत डिटेल में ब्लैक बोर्ड वाले पे पढ़ाया, ये भी है। जो कंपोनेंट होता है वो होता है डॉट यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन। क्यों होता है, डिटेल में बताया है, यहां नहीं बताएंगे। वेक्टर का यूनिट वेक्टर ऐसे निकालते हैं, यहां थोड़ा सा न्यूमेरिकल आया है, उसमें मॉडिफिकेशन है, इसलिए डिटेल आप हमारे जाके देख लीजिएगा। यूट्यूब चैनल फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती, वही जहां यही देख रहे हैं वही चैनल है। 3i + 4j, वेक्टर क्या है, i + j, मैग्नीट्यूड तो आप जानते ही हैं, इसका कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यहां गुणा करना भी जानते हैं, तो ये हो गया i + j √2। अब आप यहां पहुंचे, कहने लगे सर जी ऐसा तो कहीं दिया नहीं है, और आपने भी अपने चैनल पे सिखाया था, तो यही सिखाया था। हम कह ठहर जाओ गुरु, √2 तो नहीं दिख रहा है, तो इसको गायब करना पड़ेगा। कैसे गायब करोगे, कहीं ऐसे करेंगे, तो इससे नीचे क्या हो जाएगा, √2 2 आ जाएगा। कह लगे इस √2 कहाँ से मिला था, कहीं सर यहाँ से मिला था। ये किसका था, कहीं साहब वो जो हमारा बी वेक्टर था उसके मैग्नीट्यूड से मिला था। तो हमने कहा भाई बी वेक्टर लिख दो। तो आप कह सकते हैं ये कंपोनेंट आप जानते हैं, लाइए थोड़ा सा और बता दे चलते चलते। मेरी इच्छा नहीं थी कि अगर आपको ए का कंपोनेंट निकालना है अलोंग बी, तो बी हमने ये माना था, बीच में अगर एंगल थीटा है तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए cos थीटा। होगा कि नहीं होगा इसका प्रक्षेपण। अब यहां से देखिए डॉट प्रोडक्ट है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, डॉट है तो क्या हो गया, cos थीटा। तो आपको कंपोनेंट मिल गया a cos थीटा, यही आप चाहते भी थे। तो क्या हो गया, 7/2 i + j, यानी 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको a cos थीटा चाहिए था, वो आपको मिल गया। डिटेल में वहां पे देख लीजिएगा, वेक्टर वाली प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, मिल जाएगा सवाल। ये बहुत अच्छा है। कह रहे हैं कि n इज द यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर ए क्या होगा, तो भाई साहब ये डिवाइड कर लीजिए, ये लगा लीजिए और ये कर लीजिए। अभी बताया है कि कोई भी यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, तो आप उस वेक्टर का उस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो मिल जाएगी। ठीक, इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, इसलिए मैग्नीट्यूड मत लगाइए, केवल यूनिट वेक्टर आपको चाहिए होगा। चलिए रबड़ भी है हमारे पास, मिटा दें, नहीं तो आप कहेंगे कि सर आप जब न्यूमेरिकल लगवाते हैं तो बड़ी जल्दी में रहते हैं, थ्योरी पढ़ाते वक्त आप आराम से पढ़ाते रहते हैं। तो बेटा थ्योरी सेशन भी देखा करो, जहां आप पढ़ रहे हो, जिस टीचर से, जिस कोचिंग से, ध्यान से पढ़ो बेटा।
थ्योरी को बहुत ध्यान से पढ़ो, वो कर लोगे तो सब हो जाएगा। देखो रबड़ भी हमारी लगता है खराब हो गई है, पूरा मिटा नहीं रही है, अब मिटाया उसने। तो चीजें आसान है, करते चले जाइए, किसने मना किया है, रंग बदल लें, व्हाइट कर लें। चले आगे बेटा, कह रहे सम ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम। भैया मैक्सिमम कब मिलेगा, जब उसका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। लगा लीजिए, आर इज इक्वल टू अंडर वुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो वेक्टर था, इनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। यही कह रहे कब मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। बाकी तो कांस्टेंट है, जो वैल्यू है वही बनी रहेगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यानी आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको 1 रख दीजिए, 2ab। अब आपको कुछ कुछ दिखने लगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखने लगा, स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा। यानी जब दो वेक्टर को सेम डायरेक्शन में जोड़ देंगे, am I right, तो आपको मैक्सिमम मिलने लगेगा। यानी उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री। क्यों, कॉस थीटा मैक्सिमम 1 है, कब होता है, 0 डिग्री पे होता है। तो थीटा बराबर 0 डिग्री, और यहां से क्या मिल गया, सम। तो सेम डायरेक्शन में अगर आप उनको जोड़ देंगे तो आपका काम बन जाएगा, यानी जो आंसर है मैक्सिमम मिल जाएगा। इसमें भी वही चीज है, कह लगे टू पेयर ऑफ फोर्सेस कैन नॉट बी द रिजल्टेंट। इतना एक चीज याद कर लीजिए, जो रिजल्टेंट है मिनिमम क्या होता है जब घटा देते हैं, मैक्सिमम कब मिलता है जब आप जोड़ देते हैं। यानी जो R है 4 न्यूटन है, वो इनके बीच में होना चाहिए। जोड़ दीजिए पहले केस में, तो 0 से 4, यस। दूसरा केस में देखिए बेटा, घटा दीजिए 2, 6, इसमें भी 4 आ जाएगा, 2 से बड़ा है 6 से छोटा है। तीसरा देख लीजिए, घटा दीजिए 4, जोड़ दीजिए 8, 4 से 8 चलोगे तो 4 मिल जाएगा। चौथे में देखिए, घटा दीजिए तो 6 न्यूटन, और जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 10 न्यूटन। जब आप 6 से 10 चलेंगे तो 4 तो पहले ही छूट गया, कहीं 4 मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए ये वाला में सेट में आपको रिजल्टेंट फोर्स 4 नहीं मिलेगा। समझ गए, तो बस आप मिनिमा और मैक्सिमा के बीच की रेंज निकाल लीजिए। मिनिमा और मैक्सिमा की रेंज में होगा रिजल्टेंट तो आपका काम बन जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात, समझ गए। चलिए, अब की बार इन्होंने 2 फोर्स दे रखे और बता दिया कि कौन सा रिजल्टेंट नहीं होगा। तो आपने कहा फार्मूला तो वही है, F1 माइनस F2 देख लेंगे, लेस देन इक्वल टू R, और मैक्सिमम आपका ये हो जाता है 10 में से 6 गए 4, और ये क्या हो गया, 16 हो गया, राइट। तो R आपका 4 से छोटा नहीं होना चाहिए, 16 से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इसी रेंज में रह सकते हैं कि मिनिमम 4 मैक्सिमम 16 इस डेटा के साथ। तो 4 संभव है, 8 संभव है, 12 संभव है, 2 नहीं संभव है, क्योंकि आप 4 मिनिमम आपके पास रिजल्टेंट 4 है और मैक्सिमम आपके पास कितना है बेटा, 16 है। तो आप 4 से नीचे नहीं जा सकते, यानी कि आपका रिजल्टेंट 2 न्यूटन नहीं हो सकता, 4 और 16 के बीच होना चाहिए। तो 4, 8, 12 इस रेंज में मिल रहा है। क्लियर। चलिए सर, ये भी बहुत अच्छा है, आप लोग ने काफी प्रैक्टिस की होगी, सर ने आपको सिखाया होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़ रहे हैं तो सी मिल रहा है। यहां से उठा लिया होगा उन्होंने सवाल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर। इतना समझ रहे हो, इतना आपको आता है। ए क्या है बेटा, 12 का स्क्वायर, बी 5 का स्क्वायर, 2
ए बी कॉस थीटा 13 का स्क्वायर 144। ये बेटा आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, इम्तिहान में आ जाए तो इतना प्रैक्टिस मत कीजिएगा। 10 169 120 कॉस थीटा बराबर 169 माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे तो 169 ही आता है। देख लीजिए 9 6 1। कॉस थीटा 0 कब होता है? जब कॉस 90 होता है। काट लीजिए, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री, मतलब π/2 थर्ड इज द राइट आंसर। तो चीजें आसान है, आप करते चले जाइए, आपका काम बनता चला जाएगा, उसमें कौन सी आफत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल अच्छा है। कह रहे 2 इक्वल फोर्सेस P, उनका मैग्नीट्यूड। चलो भाई, एक F1 ले लिया, इक्वल है, F2 ले लिया, और इनका मैग्नीट्यूड आपने P कह दिया। आपने नहीं, उन्होंने कह दिया ईच P एट पॉइंट इंक्लाइन टू ईच अदर विथ एंगल 120 डिग्री, यानी इन दोनों के बीच में 120 डिग्री है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो आपने कहा कि सर रिजल्टेंट F है और 2 वेक्टर है, अब उनको हम जोड़ लेते हैं। इसको निकालना बहुत आसान है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा। बस यही 120 से आपकी हालत बिगड़ जाती है। 90 तक आपको गिनती आती है और F1 F2 और यहां आ गया 120। चलिए सिखा देते हैं, सीख जाइए। कॉस 90 प्लस थीटा यानी 30 लिख सकते हैं। यहां हमने आपको क्या बताया था? आफ्टर स्कूल गो टू सिनेमा। तो आजकल तो ये हो गया आफ्टर स्कूल गो टू कोचिंग, यानी ऑल पॉजिटिव या साइन और कोसेक पॉजिटिव या टेन है कॉट पॉजिटिव या कॉस और सेक पॉजिटिव। आप कहाँ आ रहे हैं? 90 ये हुआ बेटा, यहाँ चलते हैं 0 डिग्री से, तो 90 यहाँ कहीं आ रहे हैं। तो यहाँ कौन कौन पॉजिटिव है? यहाँ केवल साइन और कोसेक, यहाँ कॉस है। तो आपने कहा कोई बात नहीं सर, ये निगेटिव हो जाएगा। दूसरी बात, जब 90 प्लस थीटा होता है तो कॉस साइन हो जाता है, साइन 90 हो जाता है। तो थीटा आपका कितना बेटा? 30 डिग्री का। बस काम बन गया आपका। एक तो ये आपको निगेटिव पता होना चाहिए, क्योंकि यहां आ रहा है केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ आपको कॉस है तो इसलिए निगेटिव होगा। 90 है तो कॉस साइन बन जाता है और ये थीटा ये आ गया, यानी 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। आपको क्या निकालना था? f निकालना था। तो f बराबर किसके हो जाएगा? p के। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो इस सवाल में केवल जो थीटा 120 डिग्री है वही आपको दुखी किए था, और आपने यहां बड़ी आसानी से उसको इस साइन कन्वेंशन के द्वारा चीजों को समझ लिया। हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट है मैथ्स फॉर नीट, उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री वाला सेक्शन है देख लीजिएगा, बहुत कुछ उसमें डिटेल में मैंने सिखाया है। सबको थ्योरी भी मैंने बहुत डिटेल में सिखाई है। प्लेलिस्ट में जाइए और चीजों को सीखिए। चलते हैं आगे। आज तो केवल हम न्यूमेरिकल सिखा रहे हैं। कह लगे हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ये हॉरिजेंटल मान लीजिए, ये आपका वर्टिकल, यही माना जाता है। ये हॉरिजेंटल और इसको हम लोग वर्टिकल मानते हैं। क्या कह रहे हैं? 4 यूनिट है और ये 3 यूनिट है, और आपको क्या चाहिए? रिजल्टेंट चाहिए। रिजल्टेंट बड़े आराम से निकाल लेंगे आप। जो रिजल्टेंट होता है वो होता है इस हॉरिजेंटल और वर्टिकल का स्क्वायर। क्यों? cos 90 होता है, cos 90 जो है वो 0 डिग्री हो जाता है। तो ये आपका हो गया 16 प्लस 9, ये हो गया 25, यानी कि 5 यूनिट। यस,
यानी 2 इज द करेक्ट आंसर। तो चीजें बहुत आसान हैं अगर आप समझते रहें, करते रहें। चलते हैं आगे। देखिए मैग्नीट्यूड पूछ लिया इसने, फिर वही चीज आ गई। इसका मैं आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर। आई जे हमेशा कहाँ होते बेटा, 90 डिग्री पे होते हैं। तो जो आप फार्मूला पढ़ के आए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो कॉस 90 आपका क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। तो ये कंपोनेंट 0 हो जाता था, केवल इतना बचता था और कोई बात नहीं थी। जल्दी से कर दिया हमने, क्योंकि ये बात आपने थ्योरी में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखी थी। तो इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट का आ गया। चीजें आसान है, करते रहिए, बढ़ते रहिए। ये सवाल बहुत अच्छा है। आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है ये x है, ये y है, ये आपने कहा सर i की x की डायरेक्शन है, ये y की डायरेक्शन है, ये हमारे पास वेक्टर है। तो ये 2 यूनिट का है, ये 3 यूनिट का है। एम आई राइट? ये 2 यूनिट है, इधर 3 यूनिट है, ये आपका कंपोनेंट है, ए वेक्टर है। आपको कौन सा एंगल चाहिए, एंगल ऑफ द वेक्टर फ्रॉम वाई एक्सिस। थोड़ा सा हम कलर बदल दें बेटा, इसको कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। वाई एक्सिस चाहिए। अगर हम वाई एक्सिस का थीटा ले लें तो अब आपको समझ में आने लगा। ये आपकी बेस हो गई, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो आपने कहा जो हमारा tan थीटा बन रहा है, ये जो tan थीटा बन रहा है उसका बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, यानी 2/3 हो गया। इसलिए थीटा बराबर tan इनवर्स 2/3। यही बारीकियां हैं बेटा, आपको ध्यान रखनी है। यही चीजें वहां आप गलती करके आ जाते हैं, आप तो रटे रहते हैं। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो x एक्सिस से आपने रटा था। यहां कहां से पूछ रहा है बेटा, y एक्सिस से पूछ रहा है। इसलिए इस बात पे सावधान रखिएगा, जब एंगल y हो जाएगा तो जहां थीटा आ जाएगा, थीटा आते ही वो बेस बन जाता है, और बेस के आगे जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है। तो थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये भी देखिए बहुत अच्छा है। वेक्टर ए इज पॉइंटिंग वर्टिकल अपवर्ड। अपवर्ड गया है बेटा, अपवर्ड, ध्यान रखिएगा, अपवर्ड गया है। और P पॉइंट इज टूवर्ड्स नॉर्थ। देखो जब भी हम लोग ये कहते हैं तो ये समझिएगा, ये x एक्सिस है, इसको y है। तो ये आप अपने जिस कमरे में बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं उसके फर्श को देखिए। तो एक जो आपकी लंबाई है वो x हो गई, और जो चौड़ाई है वो y हो गई, और जो छत वाला है डायमेंशन वो z हो गया। तो ये छत वाली है। कोने को देखिए, जिस कमरे में बैठे कोने में बैठिए, उसमें 3 आपको दिखाई दे रहे होंगे इंटरसेक्स, एक लंबाई का, एक चौड़ाई का, एक छत वाला। तो ये वर्टिकल अपवर्ड जो है छत वाला है। वेक्टर ए आपका इधर है और बी वेक्टर इज टुवर्ड्स नॉर्थ। तो हम लोग क्या बनाते हैं, ठीक सामने पूरब होता, पीठ पश्चिम बाएं और दिशा उत्तर की, दाएं और दिशा दक्षिण की। यही सिखाया पूरी साल भर। पूरब ठीक सामने पूरब होता और पीठ पश्चिम बाएं और दिशा उत्तर दाएं दिशा की। ये आप आई मान लीजिए कहते हैं इसको हम लोग जे कहते हैं और इसको के कहते हैं। बी वेक्टर क्या है, टुवर्ड्स नॉर्थ है, यानी कि आपका जो वी वेक्टर है, थोड़ा सा रंग बदल लें हम, ये आपका बी वेक्टर आ गया है, वी वेक्टर नॉर्थ में है। तो आपको क्या चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए। ए कहां है बेटा, के में है, बी कहां है, जे में है। अब इसमें भी ध्यान दीजिएगा, ये क्या ध्यान दीजिएगा कि अगर ये आई है, एक्स है, आई हो जाएगा, ये वाई है तो जे हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर जो है जेड है तो के हो जाएगा। राइट हैंड रूल चलते हैं, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के चलते हैं। जे क्रॉस के इक्वल टू आई होता है, और के क्रॉस, ध्यान से पढ़िएगा, के क्रॉस आई इक्वल टू जे होता है। लेकिन यहां के क्रॉस आई है, इसका उल्टा है।
तो उल्टा है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगी, यानी जो जे आई पॉजिटिव था वो निगेटिव हो जाएगा। यहां निगेटिव का मतलब ये है, और यहां निगेटिव का मतलब डायरेक्शन का मतलब वेस्ट है। तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो अलोंग वेस्ट डायरेक्शन आएगा। तो दोस्तों ये थे शुरू के 20 सवाल। अभी लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक और उसके बाद जो है अगले 20 सवाल लगाएंगे। तो इनको फिलहाल आप देखिए, समझिए, बूझिए, जानिए और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर जो है आगे के सवाल लगाते हैं।